अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस के बारे में बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है रिसर्च प्रपोजल के अंदर और सिनॉप्सिस के अंदर। कि काफ़ी लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और सिनॉप्सिस क्या होता है। कि पाकिस्तान में यानी मोस्टली हम सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल दोनों को यानी एक ही समझते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो आज मैं आपको ये क्लियर कर दूँ डिफरेंस क्या होता है। यानी सिनॉप्सिस हम उसको कहते हैं कि जब उसका मकसद हमने कोई रिसर्च डिग्री हासिल करनी है, यानी कोई एमएससी की डिग्री हासिल करनी है या पीएचडी की डिग्री हासिल करनी है, तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे कि हमने कोई रिसर्च प्रपोजल बनाना है, तो वहाँ पे उस सेंस में हम इसको सिनॉप्सिस कहते हैं। ठीक है, अगर सिनॉप्सिस की आपके सामने कोई बात करेगा, इसका मतलब है इसका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो डिग्री हासिल करना। ठीक हो गया। और जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो हम यानी डिटेल में बनाते हैं, और उसका मकसद क्या होता है कि रिसर्च ग्रांट जो होती है उनको विन करना। यानी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं और फिर यानी आगे सबमिट करते हैं, तो इसकी वजह से हम यानी रिसर्च ग्रांट हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली यानी डिफरेंस ये है, रिसर्च प्रपोजल डिटेल में होता है, लेकिन पाकिस्तान में यानी हम मोस्टली यानी रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस दोनों एक ही सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्निकली यानी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर सिनॉप्सिस की कोई बात कर रहा है तो फ़ौरन आपके ध्यान में आना चाहिए कि इसका मकसद इससे एमएससी या पीएचडी की डिग्री हासिल करना। ठीक हो गया। तो वैसे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली यानी लोग रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं या रिसर्च सिनॉप्सिस नहीं बोलते, ज़्यादा यानी रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। तो लेकिन यानी जो अगर अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहाँ पे ये बात करते थे कि सिनॉप्सिस यानी जो रिसर्च डिग्री के लिए हम करते हैं वो सिनॉप्सिस होता है, और जो रिसर्च ग्रांट हासिल करने के लिए हम यानी रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं कोई, तो उसमें हर तरह की डिटेल देते हैं हम कि उसमें एक्टिविटीज़ भी शो होती है कि पर ये एक्टिविटी क्या होगी और कहाँ पे यानी होगी, सारी डिटेल में बताते हैं हम ना, उसको रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस पाकिस्तान में यूज़ भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेसिकली इनमें डिफरेंस है, तो ये ध्यान में रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि आज मैं बताऊंगा आपको कि सिनॉप्सिस लिखने में आपको किन किन चीज़ों की केयर करनी चाहिए ताकि एक आप अच्छा सिनॉप्सिस लिख सके। तो मैं भी एक और चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान में जो सिनॉप्सिस हम लिखते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और जो हम फॉरेन यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई करते हैं वहाँ पे अब रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं हमारे से या सिनॉप्सिस मांगते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम शॉर्ट लिखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारा फॉर्मेट है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, रिव्यू लिटरेचर भी होता है, स्टेट के बारे में बताते हैं कि कौन सा मॉडल स्टेट का लगेगा। लेकिन जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं तो उसमें यानी ये तीन चीज़ें नहीं होती, बल्कि वहाँ पे टाइटल होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मटेरियल मेथड्स होगा और रेफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ क्लियर कर ले कि अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना है कि वो सिनॉप्सिस के लिए कहते हैं या किसी रिसर्च प्रपोजल के लिए कहते हैं आपको, तो आपने ये तीन चीज़ें ऐड नहीं करनी। एब्स्ट्रैक्ट, रिव्यू लिटरेचर, स्टैटिस्टिक्स यानी एनालिसिस उसमें शो नहीं होता। सिंपल वो मांगते हैं कि एक या वो देखना चाहते हैं कि आपका रिसर्च का जो इंटरेस्ट है किस एरिया में है। इंट्रोडक्शन यानी उस टाइटल की इंपॉर्टेंस होती है कि आपने उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें इनोवेशन क्या है आपकी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके, और मटेरियल मेथड कौन सा यूज़ होगा। तो बेसिकली यानी ये चीज़ें वो देखते हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जब हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं कि सिनॉप्सिस के अंदर जो टाइटल है, ये टाइटल बहुत यानी इंपॉर्टेंट होता है कि टाइटल ये आपके सारे जो आपका टॉपिक है उसको प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अगर टाइटल आपका यानी अट्रैक्टिव होगा तो पढ़ने वाला इससे यानी इम्प्रेस भी होगा, वो आपका यानी वो देख के ये कहेगा कि बाकी ये इनोवेटिव टाइटल है। ठीक है, और टाइटल यानी जब भी बनाए तो कोशिश करें कि सिंपल हो और इसमें यानी जो आपका पूरा टॉपिक है उसको प्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिसर्च पेपर में लिखा था ये, तो इसमें मैंने एक सिंपल टाइटल दिया, क्वालिटी ऑफ कैरेट जूस एज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रांचिंग एंड सोनिकेशन ट्रीटमेंट्स। तो इसमें देखिए मैंने यानी दो टेक्निक यूज़ की, ब्रांचिंग और सोनिकेशन, इसका जिक्र भी कर दिया, और मैंने क्वालिटी कैरेट जूस की यानी इस पर क्या इफेक्ट होता है वो चेक की। तो मेरा टाइटल यानी सारी चीज़ों को जो मेरा टॉपिक है उसको प्रेजेंट कर रहा है। अब पढ़ने वाले को यानी पढ़ते साथ ही आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, तो वो कंफ्यूज नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यानी टाइटल इतना सिंपल और इजी हो, उसमें अपने पूरे टॉपिक को अपने कवर करना है कि जो आप उस टॉपिक के अंदर इनोवेशन कर रहे हैं वो आपके टाइटल के अंदर शो हो, ताकि पढ़ने वाले को टाइटल से ही अंदाजा हो जाए कि आपका काम इनोवेटिव है या नहीं है।
ठीक है। तो टाइटल के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी उसके बाद इंट्रोडक्शन, ये स्टेप की बात बाद में करता हूँ। इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपने उस टाइटल को यानी जस्टिफाई करना है कि जो टाइटल मैंने यानी सेलेक्ट किया है इसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि उसकी इंपॉर्टेंस देनी है आपने। ठीक है। सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी उस टॉपिक की जो भी आप जिस पे भी रिसर्च कर रहे हैं। और उसके बाद कि आपने जो काम करना है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई नई टेक्नोलॉजी यानी उसमें ना आपने टाइटल में रिसर्च में करनी है, तो आप उस टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ कि अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो उसका क्या यानी नुकसान था, डिसएडवांटेजेस थे, और जो मैं यानी आप टाइटल में आप जो आपने रिसर्च करनी है उस पर जो यूज़ करने लगे कि इसको यूज़ करने से उसके बेनिफिट क्या है। ठीक है। पहले तो यानी उस टॉपिक की जो आपका सैंपल है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कैरेट जूस था, तो सबसे पहले हमने कैरेट जूस की यानी इंपॉर्टेंस बताया कि कैरेट जूस यानी इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके बेनिफिट्स बताएंगे। ठीक है। और उसके बाद मैंने यानी ब्लांचिंग और सोनिकेशन, ब्लांचिंग यानी ओल्ड टेक्निक है और सोनिकेशन यानी लेटेस्ट टेक्निक है, तो मैं इसको ये बताऊंगा कि मैंने ब्लांचिंग को हम सोनिकेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें यानी इंट्रोडक्शन में मैं इसके यानी ओल्ड टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज बताऊंगा और नई टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहा हूँ उसके बेनिफिट बताऊंगा। ठीक हो गया। तो ये और एंड पे यानी आपने आखिरी पैराग्राफ में आपने ये यानी इसमें इनोवेशन क्या है। ठीक है। इनोवेशन का भी मैं बताऊंगा आपके नेक्स्ट कुछ टिप्स दूंगा आपको, उसमें मैं बताऊंगा कि इनोवेशन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में तो ये चीज़ होगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं एंड के अंदर कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यानी क्लियर होना चाहिए। जो टाइटल है आपका टाइटल में जो ऑब्जेक्टिव थे आपके वो आपके टाइटल में जो चीज़ थी आपकी वो ऑब्जेक्टिव्स में शो हो रही हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने क्वालिटी जूस यानी एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोनिकेशन एंड ब्लांचिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ कैरेट जूस, ये ऑब्जेक्टिव बन गया है। ठीक है। तो ऐसे ही आपने सिंपल ऑब्जेक्टिव बनाना है कि आपको जो टाइटल है आपके ऑब्जेक्टिव्स में वो नजर आए। ठीक हो गया। कि ऑब्जेक्टिव जितने यानी आपके अट्रैक्टिव हो गए उतना ही यानी आपका रिसर्च पब्लिकेशन में भी आपके लिए आसानी होगी और आपका इनोवेशन नजर आएगी इस ऑब्जेक्टिव से ना कि वाकई यानी एक नया काम है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में यानी एक ये भी चीज़ करनी है कि इंडस्ट्री को इससे क्या फ़ायदा होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपको कि आपका मेन मकसद यानी रिसर्च करने का है कि जो प्रैक्टिकली चीज़ है, फिजिकली चीज़ पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है। जैसे मैंने कैरेट जूस बनाया तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर अगर हम सोनिकेशन को ब्लांचिंग से रिप्लेस करें तो मेरी क्वालिटी जूस की यानी इंप्रूव भी हो सकती है, उससे शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होगी, न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा। तो ऐसे इंडस्ट्री के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने ऑब्जेक्टिव एक देना है। ठीक है। ताकि आपका जो काम है ये भी शो करे कि वाकई इंडस्ट्री में भी इसकी एप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर फूड इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो जो भी आपकी रिसर्च एरिया है या जो भी आपका सब्जेक्ट है उस लिहाज से। ठीक हो गया। अच्छा, रिव्यू लिटरेचर में क्या होता है कि ऑलरेडी इस टाइटल जो आपने टाइटल सेलेक्ट किया था उस पर ऑलरेडी कितने लोगों ने यानी क्या काम कर चुके हैं। ठीक है। आपने वो शो करना है कि ऑलरेडी लोगों ने किस किस्म का काम जो आप टाइटल सेलेक्ट किया इस पर कर चुके हैं। ठीक है। तो जो ऑलरेडी साइंटिस्ट ने काम किया उसको अपने रिव्यू लिटरेचर में शो करना होता है। ठीक हो गया। इसका आसान तरीका होता है कि आप पेपर्स पढ़े। ठीक हो गया। और उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट है और कंक्लूजन वो पढ़े कि उन्होंने उस पर क्या काम किया, यानी एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन को आप समराइज करके अपने रिव्यू लिटरेचर में लिखते। ठीक है। तो ये सिनॉप्सिस जो राइटिंग है ये हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो पेज लिमिट बाज़ की यानी कम होती है, बाज़ की ज़्यादा होती है, तो ये आप उसके मुताबिक यानी इसको बढ़ा भी सकते हैं रिव्यू लिटरेचर को और कम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली रिव्यू लिटरेचर में आपने जो टाइटल में कोई टेक्नोलॉजी यूज़ किया नहीं उसके बारे में आपके पास यानी पेपर्स हो, क्वालिटी जैसे आप कर रहे हैं स्टडी उसमें यानी क्या इफेक्ट आया था उसके लिहाज से आपको पेपर हो, यानी ना जो आपका टाइटल है वो सारा टाइटल यानी आपके रिव्यू लिटरेचर में शो हो रहा हो कि आपने जो स्टडी करनी है ऑलरेडी लोगों ने जो जिस तरह का काम किया है उस पर क्या काम हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, मटेरियल मेथड ये बड़ा यानी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मटेरियल मेथड। ठीक है। यानी मटेरियल आपने कहाँ से ले गए, कहाँ से यानी आपने यानी कलेक्ट करना है या परचेज करना है मार्केट से, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये भी देखें कि कहाँ से ये मटेरियल यानी मैं परचेज करूँगा। आगे मैं टिप्स दूंगा कि कैसे आपने किन चीज़ों का मटेरियल मेथड में ख्याल रखना। और मेथड यानी कोशिश करें कि वो मेथड वो जो इंटरनेशनली यानी पब्लिश्ड है या फिर यानी ऑथेंटिक सोर्स हो उसका रेफरेंस ना, कोई ऐसा मेथड ना यूज़ करें कि जिसका कोई रेफरेंस ना आपके पास हो, बल्कि जिसका ऑथेंटिक रेफरेंस है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जैसे हम यानी फूड साइंस के अंदर
AOAC एक मेथड है, एक बुक है ना AOAC की, ठीक है, उसमें एनिमॉइस्चर का एक मेथड है, ऐश का है, फाइबर का है, तो वो ऑथेंटिक मेथड है। अगर वो यूज़ करेंगे आप, वो मेंशन करेंगे तो कोई भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन आपने मेथड ऐसा शो किया जो कोई रेफरेंस नहीं है, या रेफरेंस है लेकिन वो मेथड क्लियर नहीं है, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है उसका ना, तो उसकी वजह से इशू बनता है। तो कोशिश करें कि मेथड जो भी यानी अपने यानी मेथडोलॉजी में आप लिखे तो वो बिल्कुल यानी ना ऑथेंटिक सोर्स है उसका ना, ठीक है। और बाकी जो स्टैट का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टैट के आपने यानी कौन सा मॉडल यूज़ करना है स्टैट का ना। तो कोशिश करें सिंपल जितना मॉडल होगा उतना ही आपको यानी अपने रिजल्ट को डिस्कस करना आसान होगा। जितना ही कम्प्लेक्स में जाएंगे आप स्टैट के मॉडल के अंदर, ये नेक्स्ट मैं बताता हूँ, आपको टिप्स देता हूँ कि कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अच्छा मॉडल, कि आपको यानी जब आप डिस्कशन करें तो आपके लिए करना यानी आसान हो, ठीक हो गया। उसके बाद रेफरेंसेस जो हमने इंट्रोडक्शन में रेफरेंस दिया, साइटेशन की है, उसके कंप्लीट रेफरेंसेस एंड पे होने चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें जो रेफरेंसेस है ना वो लेटेस्ट यूज़ करें। एक इशू ये भी आता है पाकिस्तान के अंदर कि हम वो रेफरेंस यूज़ करते हैं तो बहुत पुराने हैं, किसी ने 1990 का रेफरेंस दिया होता है, किसी ने 1986 का। तो कोशिश करें इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपके रेफरेंसेस का ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि पढ़ने वाले को ये शो करता है कि अगर आपका रेफरेंस पुराना होगा तो लोग समझेगा कि ये बस 1986 में रिसर्च हुई, उसके बाद रिसर्च हुई नहीं इसके ऊपर ना। 1986 में जो रिसर्च हो रही थी उसके बाद इस पर कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन आपके अगर इंट्रोडक्शन में आपके रेफरेंसेस नए हैं कि 2018 के, 2019 के, 2017 के, इसका मतलब अभी इस टॉपिक पे इसकी काम हो रहा है, ठीक है। ऐसे रिव्यू लिटरेचर भी आपके अगर नहीं हो गए रेफरेंसेस, जरूरी नहीं है कि आपके सारे रेफरेंस नहीं हो, कि अगर आप 4-5 रेफरेंस भी नहीं डाल लेते हैं तो इससे यानी क्या अंदाजा होता है कि अभी इस तरह का काम इस टॉपिक पे भी हो रहा है, ठीक है। अगर रेफरेंसेस बहुत पुराने हैं, ये पढ़ने वाले को यानी ये कहता है कि ना ये काम खत्म हो चुका था, ये तो इसमें कोई इनोवेशन नहीं है, तो क्योंकि उसके बाद इस पर किसी ने रिसर्च की नहीं है तो इसकी वजह से ये टॉपिक पुराना। तो रेफरेंसेस भी आप कोशिश करें कि जो लेटेस्ट रेफरेंस हो 5, 6, 10 जितने मिले आपको, कोशिश करें 4-5 तो मिल जाए वो डाल दें। इंट्रोडक्शन के अंदर भी नहीं हो, रिव्यू लिटरेचर के अंदर भी नहीं हो, ठीक है। और मेथड तो जो मेथड है तो पुराना यूज़ करेगा, ज़ाहिर है कि जिन्होंने डेवलप किया था मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं तो आपने ज़्यादा रेफरेंस पुराना आएगा। लेकिन रिव्यू लिटरेचर के अंदर और इंट्रोडक्शन के अंदर कोशिश करें कि आपके रेफरेंसेस बिल्कुल लेटेस्ट हो, ठीक हो गया। अब मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको ना कि जब भी आपने सिनॉप्सिस लिखना है तो किन चीज़ों की केयर करनी है। सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि किस में आप रिसर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एज ए फूड साइंटिस्ट, फॉर एग्जांपल अब फूड के अंदर इतने शोबे हैं, मीट साइंस भी है, बेवरेजेस भी है, ठीक है, ऐसे बेकिंग है, ऐसे डिफरेंट डेयरी है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। तो जिस चीज़ में आप कहते हो कि मैं इसमें करना चाहता हूँ तो आप वो टॉपिक सेलेक्ट करें, ठीक है। ये ना हो कि ना आप स्टार्ट में सारा कुछ पढ़ना शुरू कर दे तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। सबसे पहले आपका क्या होता है कि टाइटल जो भी आपने डिसाइड करना है, सबसे पहले आप इंटरेस्ट देखें कि मैंने किस में रिसर्च करनी है, किस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें कि आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, फिर उसके मुताबिक आप पेपर सर्च करें। कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि मैंने बेवरेजेस के अंदर करना है, फिर आप बेवरेजेस के गूगल स्कॉलर पे ओपन करें, ठीक है, और उसमें यानी आप पेपर यानी पढ़ना शुरू कर दें बेवरेजेस के बारे में, ठीक है। मैं एक और भी चीज़ बता दूं कि जब भी आप पेपर सर्च करेंगे गूगल स्कॉलर के अंदर, आप किसी भी टॉपिक के अंदर सर्च करते हैं तो आप कोशिश करें लेटेस्ट पेपर पढ़े, आप पुराने पेपर ना पढ़े बल्कि लेटेस्ट पेपर पढ़े ताकि आपको आइडिया हो। मैं आपको बता देता हूँ कि लेटेस्ट पेपर कैसे खोल सकते हैं आप। कि जब आप गूगल स्कॉलर खोलेंगे तो इस पर कोई भी टॉपिक लिखते हैं आप, जैसे मैं ये नीचे एक टॉपिक आ रहा है ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इस पर कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। फिर ये साइड पे देखिए ये दे रहा है सिंस 2019। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो 2019 में सिर्फ ये पेपर हुआ है। अगर मैं 2018 पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इस तरह का 2018 पे, यानी मैं जनरल टॉपिक देता हूँ, क्वालिटी इतना स्पेसिफिक किया हुआ है, मैं ले लेता हूँ सिर्फ ऑन डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर ऑफ फ्रूट जूसेस, ठीक है, फ्रूट जूस, ठीक है। अब देखिए कितने पेपर आ गए, वो 2019 के करेंगे और ये देखिए कितने पेपर आपके सामने आ गए, 2019 लेटेस्ट अभी यानी पब्लिश हुए। तो आप जनरल टॉपिक की जब भी आपने सर्च करनी है, आपने पहले अपना टाइटल जो आपकी इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोई आपने जनरल टॉपिक लिख देना उसके ऊपर ना, जो भी आप करना चाह रहे हैं। इन सैंपल आपने स्पेसिफिक, यानी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ टोमेटो जूस तो मे भी स्पेसिफिक 2-3 पेपर निकला है। लेकिन अगर आप फ्रूट जूसेस लिखूंगा तो जितने भी फ्रूट पे किसने भी काम किया हुआ है जूसेस पे, कि कोई भी जूसेस है या फ्रूट का है, वेजिटेबल का है, जूस पे जहाँ पे आएगा वो सारे पेपर सर्च कर देगा।
तो यहाँ से आप ईयर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं 2018, ठीक है। जो कोशिश करें जब भी पेपर पढ़े तो लेटेस्ट पढ़े, ताकि आपको आइडिया हो कि दुनिया में क्या रिसर्च हो रही है और आपने क्या इनोवेशन लेके आनी है उसके अंदर ना, ठीक है। तो एक चीज़ ये होगी कि सबसे पहले कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद पेपर डाउनलोड और कोशिश करें कि आप एंड नोट यूज़ करें। ये एंड नोट के मैंने लेक्चर बनाया, आप मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यानी एक लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये मेरे यानी लेक्चर सुन सकते हैं कि एंड नोट को यूज़ कैसे करना है। ये बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर, अगर स्टार्ट से आप ये यूज़ करेंगे तो जब आपकी यानी रिसर्च कंप्लीट होने वाली है, थीसिस लिख रहे होगे, तो आपको बड़ा फायदा होगा इससे ना। आपके सारे रेफरेंसेस, हर रिसर्च पेपर्स उसके अंदर हो गए, आपके लिए यानी सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है। तो कोशिश करें स्टार्ट से ही आप एंड नोट को सीख लें, मेरे यानी लेक्चर सुन ले, इससे आपको समझ आ जाएगी एंड नोट। और रीड भी यानी पेपर कोशिश करें एंड नोट के अंदर ही करें। उसमें मैं सारा बताया कैसे एंड नोट के जरिए पेपर रीड कर सकते हैं आप, कैसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, वो सारा मैंने लेक्चर्स के अंदर दिया हुआ है। मेरे 5 लेक्चर है एंड नोट के ऊपर ना। कोशिश करें उन सारों को सुनकर हम एंड नोट भी सीख लें, और कोशिश करें जितने पेपर आप डाउनलोड करें या रीड करें वो एंड नोट के अंदर ही करें, ठीक है। अब चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट करना है उसमें इनोवेशन कैसे आप ला सकते हैं, ठीक है। 3 किस्म की इनोवेशन होती है, जो बताई है आपको ना। पहली चीज़ है कि डिफरेंट सैंपल। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मैंने यानी एक बंदे ने काम किया हुआ कैरेट जूस के ऊपर ना, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ना। तो आप या तो फिर ऐसे करो कि आप अपना सैंपल चेंज कर दो। एक बंदे ने कैरेट जूस पे किया हुआ है, अब मैंगो जूस पे कर लो। अगर ऑलरेडी मैंगो जूस पे किसी ने नहीं किया उस किस्म का काम ना, तो ये भी एक किस्म की इनोवेशन है कि आपने एक बंदे ने यानी काम किया कैरेट जूस के अंदर, और आपने कहा कि आपने देखा यार ये टॉपिक सेम मैंगो जूस पे काम नहीं हुआ तो मैं मैंगो जूस पे करता हूँ। या फिर आप कहते हो कि मैंने यानी कोई और ऐसा चीज़ देखते हो, कोई और जूस देखते हो जिसपे काम नहीं हुआ, तो ये भी एक इनोवेशन है कि आपने सैंपल चेंज कर लिया अपना ना। बाकी सारे पैरामीटर वही रखे, सारा कुछ वही रखा, लेकिन आपने सिर्फ सैंपल चेंज कर लिया, ये भी इनोवेशन है, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ होती है डिफरेंट पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने कैरेट जूस पे काम करना है, लेकिन बाद यानी पेपर आप देखते हो कि यानी एक पेपर में स्टडी की हुई है टोटल फिनॉल्स, लेकिन किसी ने ना इस पे मिनरल्स को डिटरमिन नहीं किए। कैरेट जूस पे अगर कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई की है, उसने मिनरल्स नहीं किए, या उसने विटामिन नहीं किए, या उसने स्ट्रक्चर स्टडी नहीं की, तो आप यानी पैरामीटर चेंज कर लो, ये भी एक इनोवेशन है। मेरे ख्याल में से ये यानी ईजी भी होती है इनोवेशन ना, कि आप वो पैरामीटर सेलेक्ट करें जो ऑलरेडी उस टाइटल पे किसी ने की ही नहीं है, तो ये भी एक किस्म की इनोवेशन हो जाएगी आपकी ना। तो पाकिस्तान में यानी 2 चीज़ें बड़ी यानी इजीली यानी हो सकती है, या तो सैंपल चेंज कर ले आप, ये भी इजीली हो सकता है कि काम वही हो सारा जो ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है, या फिर पैरामीटर चेंज कर ले, ठीक है, कि आप ऐसे पैरामीटर सेलेक्ट करें कि जो किसी ने भी नहीं किए, तो ये भी एक किस्म की आपकी इनोवेशन हो जाएगी। और तीसरी चीज़ है कि बिल्कुल नया काम करे जो ऑलरेडी किसी ने भी नहीं किया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आजकल एक प्लाज्मा टेक्नोलॉजी बड़ी यानी आम हो रही है, इस पे जूसेस पे यानी उस पर काम नहीं होगा कोई ना। इस पेपर भी आपको यानी बहुत कम, यानी एक पेपर शायद मिल जाए आपको 1-2 ना, लेकिन बहुत कम अभी स्टार्ट हुआ इस पे काम ना। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है, महंगी है, तो ये पाकिस्तान के अंदर हम यानी इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास यानी ये नहीं है। तो ये यानी कोई नई चीज़ करना, उसके लिए आपको काफ़ी सारी फंडिंग चाहिए होती है कि आपने नए इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ते हैं आपको, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी वो नहीं होती नहीं है। तो इसलिए यानी पॉसिबल डिफिकल्ट होता है पाकिस्तान के अंदर कि हम कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आए, ठीक है, उसको अडॉप्ट करना, उसको उसके लिए फंडिंग चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन 2 जो इनोवेशन है बड़ी ईजी है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं कि आपके पास यानी लिमिटेड से यानी फंडिंग है, तो इन 2 चीज़ों को आप क्लियर कर ले। या तो सैंपल डिफरेंट कर ले जिसपे यानी ऑलरेडी काम ना हो, काम बेशक आपने ऑलरेडी पेपर सर्च किया उसमें काम होगा किसी जूस पे, लेकिन आप कहते हैं यार जूस पे काम नहीं हुआ, तो आप यूँ भी कर सकते हैं इनोवेशन। और दूसरा यह कि आप सेम यानी सैंपल सेम हो आपका, लेकिन आप पैरामीटर डिफरेंट कर ले कि कोई पैरामीटर वो किसी और ने स्टडी नहीं किए, तो ये भी आपकी इनोवेशन हो जाती है, ठीक है। और तीसरी इनोवेशन क्या है कि वो बिल्कुल यानी डिफरेंट चीज़ आपने करनी है कि जो ऑलरेडी किसी ने नहीं किया आज तक ना, और बिल्कुल इनोवेशन नहीं। तो 3 टाइप से इनोवेशन की, तो आप ये इजली इनमें से जो भी आपके लिए अवेलेबल है इजली करना। तो पाकिस्तान में मोस्टली यानी लोग यानी सैंपल चेंज कर लेते हैं, ये ट्रेंड पाकिस्तान में ज़्यादा फंडिंग का इशू है। लेकिन अगर आपको मौका मिले, आपको फंडिंग प्रोजेक्ट अच्छा है, तो आप पैरामीटर को ऐसे स्टडी कर ले जो किसी ने ना किया, कि अब जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं उनके जरिए वो पैरामीटर स्टडी कर ले उस टॉपिक के ऊपर, तो ये भी आपकी इनोवेशन शुमार होगी, ठीक हो गया। अच्छा, 5वीं चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले बताया, मैं डिस्कस करूँगा, मटेरियल मेथड्स। इस पे यानी काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ यानी मसला होता है कि वो सिनॉप्सिस बनाते हैं तो उसमें वो चीज़ लिख देते हैं जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, या पाकिस्तान में कहीं भी यानी किसी इदारे में या अवेलेबल है तो वो फंक्शनल नहीं है, या अवेलेबल है उनके पास वो वाला केमिकल नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स नहीं है,
तो फिर बाद में इशू बनते हैं कि स्टैंडर्ड बहुत महंगे है, फंडिंग नहीं, हमारे पास स्टूडेंट के लिए पैसे नहीं होते, तो उसको परचेज नहीं कर सकता, तो ये भी बड़ा इशू आता है। तो कोशिश करें कि मटेरियल मेथड्स सेलेक्ट करते हुए बड़ी केयर करनी चाहिए आपको कि आपने मटेरियल वो यूज़ करना है जो चीपर हो और इजीली अवेलेबल हो। हमारा मकसद ये होता है कि हमने वो काम करना है कि जो हर कोई इजीली कर सके, कि हम कोई ऐसा काम कर दे कि जो यानी कोई फिजिबल ना हो किसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो मैं कोई ऐसी जड़ी बूटी यानी सेलेक्ट करता हूँ या कोई ऐसी यानी मैं सैंपल लेता हूँ कि जो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे यानी अगर मैं सर्च कर भी ली तो मैं बाद में अगर कोई करना चाहता है या इंडस्ट्रियल स्केल पे कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो फिजिबल ही नहीं होगा कि उसको वो इतना रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं। जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा वो चीज़ भी नहीं बना सकता वो आगे ना। तो इसलिए यानी जब आपने कोई सैंपल सेट करना है वो भी केयर करनी है कि सैंपल सेट करते हुए वो सैंपल सेट करे कि जो इजीली अवेलेबल भी हो, सस्ता भी हो। ठीक है, इजीली अवेलेबल, ये याद रखे कि इजीली अवेलेबल भी हो, सस्ता भी हो, चीपर भी हो, ताकि अगर इंडस्ट्री में कोई जाता है, आपका काम अच्छा उसको लगता है, वो कहता है मैं यानी इसकी प्रोडक्ट बना के आगे सेल करूंगा, ताकि वो यानी इंडस्ट्री लेवल पर भी उसको अप्लाई कर सकता हो। ठीक है, तो मटेरियल के अंदर तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी मटेरियल में एक चीज़ ये भी है कि आपने जो सैंपल प्रिपरेशन करनी है कोई ऐसा कम्प्लेक्स सिस्टम ना हो कि आपके लिए सैंपल प्रिपेयर करना ही मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो आप वो भी सैंपल सेट करें कि जो इजीली अवेलेबल भी हो, चीपर भी हो और जिसकी सैंपल प्रिपरेशन भी इजी हो। ठीक होगा। और मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई ऐसा पैरामीटर अपनी स्टडी के अंदर एंटर कर दिया कि जो पाकिस्तान में जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उस सिनॉप्सिस में तो वो प्रूव हो जाएगा, आपका टाइटल भी और सारा कुछ सिनॉप्सिस में प्रूव हो जाएगा, तो बाद में तो जब सिनॉप्सिस में लिख दिया तो आपको बाद में करना ही पड़ेगा वो। ठीक है, अब साल पर एक बंदा कहता है कि मैंने जीसी पे ना वोलेटाइल कंपाउंड्स करने हैं। ठीक है, उसने सिनॉप्सिस के अंदर लिख दिया। ठीक है, और उसको पता नहीं था, उसने सबमिट कर दिया, लेकिन बाद में जब बारी आई तो जब उसने रिसर्च करने लगा तो उसको पता चला कि ये तो केमिकल अवेलेबल ही नहीं है, यानी जीसी अवेलेबल ही नहीं इंस्ट्रूमेंट। अगर जीसी अवेलेबल है, उनके पास गया, PCSR लाहौर चला गया या कुछ और लैब में चला गया, तो वहाँ जाके उसने देखा, उसने पूछा, उनको पता चला कि वो स्टैंडर्ड्स नहीं है। जीसी तो है लेकिन स्टैंडर्ड्स नहीं है। अब जब स्टैंडर्ड्स को उसने पता किया तो बहुत महंगे हैं, तो फिर फंस गया, वो कहाँ से करेगा ना। तो मेथड हमेशा वो लिखे कि सिनॉप्सिस बनाने के पहले आप सारे देखें कि फैसिलिटी देखें कि कहाँ कहाँ पे वो अवेलेबल है, कि अगर मैंने ये पैरामीटर रखना है तो इसके केमिकल्स कहाँ से मिलेंगे मुझे, और इसका इंस्ट्रूमेंट अगर मैंने कोई रखा है तो ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ से मिलेगा। तो सिनॉप्सिस बनाते हुए आपको बड़ा यानी केयर करनी चाहिए और बड़ा टाइम देना चाहिए इस पर ना। जितना टाइम ज़्यादा देगा सिनॉप्सिस में, उतना ही बाद में रिसर्च करने में आपको मसला नहीं होगा। अगर सिनॉप्सिस की खाना पूरी करेंगे और बाद में यानी आपको चीज़ें नहीं मिलेगी तो आपके लिए वो मसले बन जाएगी। तो इसे सिनॉप्सिस लिखते हुए थोड़ा टाइम लगाए और सबसे पहले चीज़ देखें कि मैं मेथड जो लिख रहा हूँ या मटेरियल जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये कहाँ से मिलेगा मुझे, और जो मेथड मैंने लिखे इनके अंदर जो केमिकल यूज़ हो गए, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो गए, वो मैं कहाँ से लूँगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें इसको ऐड किया हुआ कि अक्सर यानी स्टूडेंट्स को जो मसला आता है मटेरियल मेथड्स के अंदर आता है। ठीक है, उनको वो चीज़ें मिलती नहीं है, केमिकल से मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलते, इसलिए यानी क्या होता है कि उनके लिए यानी रिसर्च करना मुश्किल हो जाती है, फिर बाद में परेशान रहते हैं, तो एंड रिसर्च भी सही नहीं होती, तो बड़ा मसले बन जाते हैं। तो इसलिए इन दो चीज़ों की बड़ी केयर करें। एक मटेरियल यानी जो सैंपल आपने लेना है वो कहाँ से मिलेगा, चीपर सोर्स हो, इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, और सैंपल प्रिपरेशन उसकी ईजी हो। और मेथड्स में आपने वो मेथड सेलेक्ट करने हैं जिसका इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल हो और जो यानी और जो इसके केमिकल भी अवेलेबल हो। पहले आपने ये क्या करना है कि आपने पहले यानी पूछ लेना जाके, मैंने ये पैरामीटर करना है तो मैं जिसके पास करना जाके उससे मिल ले, उसको बताया कि मैंने रिसर्च करनी है और अगर मैं आपके पास करना चाहूँ तो आप ये मेरे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर तो विलिंग हो करने के लिए तो कोलैबोरेशन आप करके यानी पेपर में उसका नाम डाल दे, तो यानी पहले पता कर ले, पहली चीज़ आपको कंफर्म हो कि पहले फलां पैरामीटर मैंने वहाँ पे करना है, फलां पैरामीटर मैंने वहाँ पे करना है, उनसे पहले बात हुई हो, ताकि बाद में आपको इशू ना बने। या स्टैंडर्ड्स नहीं है उनके पास तो वो कैसे आपने यानी ना स्टैंडर्ड्स लेने हैं, परचेज करने हैं, वो कैसे यानी अवेलेबल हो गए, वो सारा आपको यानी पता हो। ठीक होगा। इसके बाद छठी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ट्रीटमेंट यानी एक चीज़ होती है कि हमने जो ट्रीटमेंट बनानी है वो कैसे बनानी है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने एक नई रिसर्च करनी है, एक इनोवेशन लानी है। जैसे एक सैंपल में फॉर एग्जांपल मेरा एक पेपर है और मैंने पेपर बनाया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको ना पेपर की। ये मेरा पेपर है, अब कोई कहता है कि मैंने इस पर काम करना है। ठीक है, इस पर ही काम करना है और मैं इसकी ट्रीटमेंट भी दिखा देता हूँ आपको, ट्रीटमेंट जो रखी हुई है ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो कहता है कि मैंने ये काम करना ट्रीटमेंट, अब ये ट्रीटमेंट बनी हुई है। ठीक है, जैसे ट्रीटमेंट बनी हुई है तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देखें, आप
थोड़ा चेंज कर ले। सोनिफिकेशन उसने की है, अगर उसने फ्रिक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो, उसमें एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हो, इसमें काफ़ी चीज़ें आप चेंज करके जो इस पेपर वाले ने नहीं की हुई, तो आप अपनी ट्रीटमेंट भी इससे डिफरेंट बनाए। एक तो सैंपल भी आपने चेंज कर लिया, ठीक है। सैंपल तो जैसे कैरेट जूस है, आप कहते हैं कि मैंने मैंगो जूस करना है, अगर मैंगो जूस पे नहीं हुई काम ना, किसी ने नहीं किया हुआ, तो आपने सैंपल चेंज कर लिया, उसके बाद आपने जो उसकी ट्रीटमेंट है वो भी थोड़ी थोड़ी चेंज कर लेनी है, ताकि आपका काम थोड़ा इधर से भी डिफरेंट हो जाए, ट्रीटमेंट के लिहाज से भी डिफरेंट हो जाए। और ट्रीटमेंट कोशिश करें कि सिंपल रखे, इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट ना बनाए, बस 3 या 4, ठीक है। उसका तरीका ये होता है कि आप कहते हो यानी मैंने हर टेम्परेचर पे चेक करना है, या हर यानी ना मैंने डिफरेंट एंगल से चेक करना है, तो बेशक वो डेमो यानी जो होता है ना ट्रायल बेसिस पे आप सारे कर ले, लेकिन जब आप फाइनल रिसर्च करें तो उसमें ट्रीटमेंट 3 या 4, बस मैक्सिमम 4 ट्रीटमेंट, ठीक है। जितनी ज़्यादा बनाएगी उतना ही आपके लिए बाद में रिसर्च करना, रिजल्ट एंड डिस्कशन में डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि ट्रीटमेंट प्लान बिल्कुल सिंपल रखें। अगर कोई पूछता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने 20 डिग्री पे कोई चीज़ की है, तो कहता है आपने 30, कोई पूछता है 30 पे क्यों नहीं की, तो आप उसको सिंपल कह दें कि मैंने ट्रायल बेसिस पे यानी मैंने काफ़ी सारी ट्रीटमेंट बनाई थी, तो उस पर रिजल्ट यानी इतने वैलिड नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ये ट्रीटमेंट प्लान सेलेक्ट किया कि मैंने बीच वाली भी सिलेक्ट कर ली कि जिस पे चेंज मुझे नजर आ रहा था, ठीक है। तो कोशिश करें बस 3 या 4 ट्रीटमेंट, 4 से ज़्यादा ना जाए, या मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा ना जाए ट्रीटमेंट प्लान में ना। और ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल हो, यानी ये ना हो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने कंट्रोल रखी है ट्रीटमेंट ना। अब दूसरी ट्रीटमेंट में एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ना, एक बंदा कहता है कि मैं टेम्परेचर चेंज करना है सोनिफिकेशन का ना, एक बंदा मैंने 20 डिग्री पे करना है, फिर 30 पे करना है, फिर 40 पे करना है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में इतना डिफरेंस हो कि उसमें यानी आप मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है मैंने 10 डिग्री करना है, फिर 15 पे देखना है, फिर 20 पे देखना है। अब 5 डिग्री पे किसी भी कोई चीज़ में कोई फर्क नहीं आता, तो डिफरेंस इतना रखे ट्रीटमेंट के अंदर, ताकि या किसी ने यानी फोर्टिफिकेशन करनी है, वो कहता है कि मैं करता हूँ 5%, या करता हूँ 2.5%, उसके बाद 5%, तो 2.5 और 5 में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी एक बंदा कहता है मैंने 5% रखना है या 10% रखना है, इसमें फर्क आ सकता है, या एक बंदा कहता है कि मैं 10% रखना है या 20 रखना है, तो उसमें आपका फर्क आ सकता है। तो कोशिश करें जब भी ट्रीटमेंट प्लान में तो इतना डिफरेंस हो आपके ट्रीटमेंट में कि वाकई यानी फर्क नजर आए। एक बंदा बोर्ड में नो डिफरेंस रखता है कि एक बंदे ने फोर्टिफिकेशन किया किसी फ्लोर के अंदर, उसने पहले यानी कंट्रोल रखा, कंट्रोल में तो सिंपल उसने फ्लोर ले लिया, वीट फ्लोर जो होता है। अब उसने कोई चीज़ में ऐड की, पाउडर कोई भी, यानी ना कोई पल्स का पाउडर है, पल्सीज जो होती है दाल वगैरह, उसका यानी पाउडर बना के उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। उसने यानी कंसंट्रेशन क्या रखी उसकी, यानी फोर्टिफिकेशन किस परसेंटेज से की, कि उसने रखा 2%, 3%, 4%, ये तो डिफरेंस ना थोड़ा, इसमें कोई इफेक्ट आना ही नहीं है आपको ट्रीटमेंट में ना। तो हमेशा याद रखें ट्रीटमेंट में इतना डिफरेंस हो कि आपको वाकई यानी आपको लगे कि वाकई फर्क आ रहा है, ठीक है। जैसे 5% रखते हो, फिर 10% रखते हो, 15, इसमें फर्क आ सकता है। एक बंदा नहीं अगर रखता है 10%, 20%, इसमें तो काफी फर्क आएगा, क्योंकि 10% आपने डाल लिया एक में और एक में 20% डाल लिया, तो काफी डिफरेंस आ सकता है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ट्रीटमेंट में इतना डिफरेंस यानी होना चाहिए कि आपका रिजल्ट में आपकी यानी फ्लक्चुएशन आए, ठीक है। तो ये लाजमी ध्यान में रखें, इतना कम डिफरेंस में रखे कि आपकी ट्रीटमेंट में कोई फर्क ही ना आए, फिर रिसर्च करने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। अगर करना भी है आपने तो पहले ट्रायल बेसिस पे आप सारे बना के देख ले, ठीक है। फिर आप जिसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस आएगा आप वो सिलेक्ट कर ले, फर्दर उस पर स्टडी कर ले, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रीटमेंट प्लान भी ना। उसके बाद स्टैट का मॉडल, ठीक है। और कोशिश करें कि जितना सिंपल स्टैट का मॉडल हो उतना ही वो सिलेक्ट करें। स्टैट का यानी आपके रिसर्च पे कोई इफेक्ट नहीं होता। स्टैट का मकसद ये होता है कि आपका रिजल्ट यानी पढ़ने वाले को इजीली समझ आ जाए, ठीक हो गया। तो मकसद सिर्फ ये होता है। अब जैसे ये मैंने लगाई हुई सिंपल यानी वन वे नोवा लगा हुआ है, इसमें कोई मैंने यानी वो कॉम्प्लेक्स स्टैट का सॉफ्टवेयर और इतने अच्छे जर्नल में यानी इसका भी 3 से ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर है, उसमें पब्लिश हुआ हुआ है, ठीक है। तो यानी स्टैट का देखिए वन वे नोवा, सिंपल मैंने वन वे नोवा लगाया हुआ इसके ऊपर ना, ठीक है। तो पेपर पब्लिश हो जाता है अगर आपका काम इनोवेटिव है, उसमें नहीं आपने इनोवेशन डाली हुई है, तो स्टैट पे कोई इफेक्ट नहीं होता कि स्टैट अगर कॉम्प्लेक्स लगा देगी कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट यानी आपकी रिसर्च का असर होता है कि आपका टॉपिक इनोवेटिव हो और आपने जो एक्सप्लेनेशन की हुई है वो बिल्कुल ना क्लियर हो, कि कोई इसमें डाउट ना हो, कोई यानी पढ़ने वाले को कोई कंफ्यूज ना कर रही हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टैट का जितना कोशिश करें कि स्टैट आप सिंपल रखें, ज़्यादा आप 2 वे नोवे तक जाए, 3 वे नोवे तक ना जाए। 2 वे नोवा भी यानी अगर आप फैक्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 2 फैक्टर को लेके। उसका तरीका ये होता है कि अगर आपके ज़्यादा फैक्टर भी आ रहे हैं तो आप ट्रायल बेसिस पे कर ले, ठीक है। फिर आप देखें कि अगर उस फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दे और हमें कोशिश करें कि हमेशा 2 फैक्टर तक ही जाए, ठीक है। 2 फैक्टर स्टार्ट के मैंने काफ़ी इंटेलिजेंट लेक्चर बनाए हुए हैं, अगर आप वो सुन लें मेरे लेक्चर यूट्यूब चैनल पे तो आपको समझ आ जाएगी कि वन वे नोवा क्या होता है, 2 वे नोवा क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, सारी समझ आ जाएगी।
तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वो भी मैं लिंक दे दूंगा ताकि वहाँ से भी आपको करना ईजी हो जाए। ठीक है, तो आज मैंने आपको सिनॉप्सिस के बारे में डिटेल में बताया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, इसके बारे में, सिनॉप्सिस के बारे में मजीद, अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया कि आपको जो बेसिक चीज़ है वो बता दूँ। बाकी हर एक का अपना एक्सपीरियंस था, मेरा एक्सपीरियंस जो था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है बाज़ का, बाज़ कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तो मैंने जो अपनी यानी एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर किया। ये जो मैंने देखा है, जो सीखा है, यानी जितने मेरी यानी एक्सपीरियंस हो गया, उसमें ये स्टूडेंट चैनल में थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। अगर इन चीज़ों को यानी वो यानी पॉजिटिवली हैंडल कर ले स्टार्ट के अंदर ही सिनॉप्सिस बनाते हुए, तो बाद में उनको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दिया करें ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो बनाऊँ आपको मिलती रहे। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।